हेलो स्टूडेंट्स। आप अगर आर्ट्स क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो हिस्ट्री का आपको बहुत ही मदद करने वाला है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास जो है वो आपके परीक्षा पहले आराम से दे लीजिए। परीक्षा के बाद 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो झारखंड हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास आना होगा। मेरा नंबर वहाँ दिया हुआ है, अगर किसी तरह की परेशानी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। और साथ ही साथ मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप मेरे नंबर पर हाई लिख के मैसेज करेंगे ना तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम में लिंक जाएगा आपके पास। जैसे हाई लिखेंगे बहुत सारा लिंक जाएगा, उसमें व्हाट्सअप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक जाएगा। उस लिंक में क्लिक करके ज्वाइन और फॉलो का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको सारे मैसेजेज चले जाएं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी लाइव क्लास होगा तो उसकी भी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी कि कब लाइव क्लास होने वाला है। आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और अपने भविष्य में आगे अच्छा करना चाहते हैं, लगता है कि हमको सिर्फ आर्ट्स का मतलब ये नहीं कि 11 12 पास होना, आर्ट्स का मतलब आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होने वाला है उसमें हम अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराएं, उसमें हम अपने आप को मजबूत बनाएं। और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन अगर बनना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ। मज़ा आएगा हम लोगों को आपको सर्विस देने में। अब आप पढ़िए हिस्ट्री। जी सर। चलिए हम लोग जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल से जारी किया गया था, मॉडल सेट 2, ठीक है, सेशन था 2021-22 में, है ना। अब देखेंगे इसमें कुल 40 प्रश्न है, ठीक है। विषय आपका सब्जेक्ट जो है वो इतिहास का है, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन से जितना एक क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन बन सके वे सारे क्वेश्चन को हम लोग टच करते जाएंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन प्रयास रहेगा कि नहीं छूट सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब देखिए, मेसोपोटामिया सबसे पहले जानना है कहां पे है। आज वर्तमान में ये भी प्रश्न आता है कि आज वर्तमान में मेसोपोटामिया कहां स्थित है, ठीक है। तो आज वर्तमान में मेसोपोटामिया जो है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, मेसोपोटामिया कहां स्थित था या किस क्षेत्र की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो दजला और फरात दो नदियों के मध्य की यानी बीच की जो भूमि थी, उसी भूमि को मेसोपोटामिया की के नाम से जाना जाता था। और विश्व में सबसे पहली बार शहरी जीवन की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुई थी, ठीक है। लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया से हुआ, ठीक है। चलिए, तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। एक तरफ से दजला नदी गई हुई थी, दूसरी तरफ से फरात नदी गई हुई थी, और ये जो बीच का भूमि था यही भूमि था मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहां थी, ठीक है। असीरिया एक सभ्यता था, जिस तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता था, बेबीलोन था, असीरिया था, ठीक है। उसी तरीके से असीरिया क्या था, एक सभ्यता थी। तो इस सभ्यता की राजधानी कहां थी, ठीक है। तो इस सभ्यता की राजधानी थी बेबीलोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी सुमेर जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी से बने शहर, ठीक है। पहले जो शहर प्राय शहर बनाए जाते थे, वो शहर में बड़े बड़े सीमेंट का या फिर बड़े बड़े ईंटों का, पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। उसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और मिट्टी से उस शहर या घर को बनाया जाता था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता थी। अब पट्टिकाएं किसे कहते हैं, तो मिट्टी
जैसे क्या होता है ना कि पहले, आज तो हम लोग क्या करते हैं कि पेन या कॉपी के माध्यम से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले लेखन कला का विकास के रूप में वो क्या करते थे, मिट्टी को सही, जिस तरीके से आटा हम लोग गूंथते हैं ना, उस तरीके से मिट्टी को पूरा गूंथ करके उसमें जो कंकड़ होता था, कंकड़ को बाहर निकाल करके, उस चाल करके, छान करके कंकड़ को, ठीक है, और मान लीजिए किस तरीके शेप आकार में दे दिए, जिस तरीके से उनको शेप समझ में आता था उस तरीके से आकार में वो बनाते थे। और इसके ऊपर वो क्या करते थे, कील के माध्यम से, सरकंडे के माध्यम से वो लिखने का काम करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों की चित्र की प्रधानता थी, कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता था, तो बैल भी किया जाता था, रोटियां का भी प्रयोग मिलता है और मछलियां का भी मिलता है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। आज जो कुम्हार संप्रदाय के लोग जो मिट्टी के चाक यानी चक्का के माध्यम से जो मिट्टी के बर्तन या अनेक प्रकार के, ठीक है, खिलौने या कुछ बनाते हैं, वो किसके माध्यम से बनाते हैं, तो चाक की सहायता से बनाते हैं, ठीक है। तो कुम्हार जो चाक का आविष्कार किया था सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ था, तो हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी प्रश्न बन सकता है कि चाक का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता के वासियों के द्वारा किया गया था, तो किया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता के वासियों के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। प्रमुख पूछ रहा है, यानी प्रमुख उपज या प्रमुख फसल कौन सी थी। देखिए अगर वहां पे देखा जाए तो उपज तो अनेक प्रकार की फसल की भी की जाती थी, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है क्या प्रमुख फसल, तो प्रमुख फसल में हमारा हो जाएगा गेहूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा भी, ठीक है, मेसोपोटामिया के जो वासी थे वो जौ, मटर इत्यादि फसल का भी उत्पादन करते थे, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। अब देखिए, ठीक है, झूलते बाग जो है वो किस सभ्यता की देन है, ठीक है। तो झूलते बाग बेबीलोन की सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की देन है, बेबीलोन की सभ्यता की देन है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बेबीलोन, झूलते बाग का संबंध किससे था, बेबीलोन से था। तो झूलते बाग का निर्माण बेबीलोन में किस शासक के द्वारा, कौन शासक के द्वारा कराया गया था, तो वो था नबूवतनेजर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, ठीक है। कौन सा पुस्तक है जिस पुस्तक में जल प्लावन की घटना जो है वो आती है, कौन सा पुस्तक है, तो वो पुस्तक है बाइबल, ठीक है। अब देखना है थोड़ा सा कि बाइबल जो है वो इसका संबंध किस धर्म से है। बाइबल तो ग्रंथ है, एक पुस्तक है, तो आखिर इस पुस्तक, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म में है, तो सुने होंगे नाम ईसाई धर्म, नाम सुने हैं ना, ठीक है। तो ईसाई धर्म का संबंध हमारे किससे है, बाइबल से है, ठीक है। जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोग या फिर अन्य किसी धर्म के लोग अपना अपना धार्मिक ग्रंथ को मानते हैं, उसी तरीके से ईसाई धर्म वाले का जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो बाइबल को मानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहां हुआ था, दजला और फरात नदी के किनारे, तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि मिस्र भी एक सभ्यता था, जिस सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो इस सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था।
रोमन साम्राज्य के अंतर्गत नाइट जो था वो नाइट के नाम से किसे जाना जाता था? तो नाइट के नाम से अश्वरोहियों को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अश्वरोही सैनिकों को बोल सकते हैं। वैसे सैनिक जो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। जो घोड़ा पर सवार होकर के क्षेत्र का रक्षा करने के लिए निकलते थे उसे अश्वरोही सेना के नाम से भी जाना जाता, उसे रोमन साम्राज्य में नाइट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन शासक, ठीक है, कौन सा शासक था कि बांसुरी बजा रहा था? जब रोम साम्राज्य जो था वो जल रहा था, और कौन सा ऐसा शासक था जो रोम के जलने की खुशी में वो बांसुरी बजा रहा था? ठीक है, वो शासक था नीरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर, पेपिरस कहां पाया जाता था? ठीक है, तो पेपिरस जो था वो कहां पाया जाता था? अब देखिए कहां, तो नील नदी के किनारे पाया जाता था। क्या पाया जाता था? नील नदी किनारे, तो पेपिरस पाया जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, रोम का इतिहास किसने लिखा? जो रोम साम्राज्य था, इस साम्राज्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था टाइटस लिवी ने लिखा था, यानी टाइटस लिवी ने रोम साम्राज्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? आज हम लोग जैसे देखते हैं जुलाई माह, जुलाई अगस्त, है ना, तो इसका जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा था? जूलियस सीजर के नाम पर। जूलियस सीजर के नाम पर क्या नाम रखा गया? जुलाई माह। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास की 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे? यानी रोमन साम्राज्य में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पूरा साम्राज्य था वो 3 भागों में क्या था? बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, तो उसमें कौन कौन जो लोग थे वो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में मुख्य भूमिका निभाते थे या मुख्य खिलाड़ी वो थे? ठीक है, कौन से थे, है ना, तो वो थे, पहला स्तर पे आता था सम्राट, दूसरे स्तर पे आता था अभिजात वर्ग के लोग, और तीसरे स्तर पे आते थे सेना वर्ग के लोग। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दिनारियस क्या था? ठीक है, दिनारियस जो है वो दिनारियस क्या था? तो दिनारियस तांबे का सिक्का था। दिनारियस क्या था? तांबे का सिक्का था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? यानी रोमन साम्राज्य का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है? एक और प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो है वो भूमध्य सागर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यानी भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पेन डॉट डॉट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो स्पेन के निवासी थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो किस चीज का व्यापार करते थे? ठीक है, तो व्यापार करते थे जैतून का तेल का। स्पेन वासी किसका व्यापार करते थे? जैतून का तेल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पेपाइरस या पेपिरस, ठीक है, क्या है था? अब देखिए क्या है, तो पेपाइरस और पेपिरस क्या था? तो ये जो था एक प्रकार से पौधा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? जो हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है,
तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से हम लोग जानते हैं, इनका जो था वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था हसन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जिम्मी किसे कहा गया है? जिम्मी किसे कहा गया है? तो जिम्मी कहा गया है ईसाइयों और यहूदियों को। किसे कहा गया है? ईसाई और यहूदियों को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हिजरी संवत का आरंभ कब से शुरू होता है? ठीक है, कहीं नाम सुनिएगा हिजरी संवत, कहीं संख संवत। ठीक है, तो इसका आरंभ जो है वो कब से माना जाता है? तो इसका आरंभ 622 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? देखिए, अल-बरूनी एक विदेशी यात्री थे। ठीक है, हालांकि ये भारत में आए, भारत में पर्यटक के रूप में आए थे। तो अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो माना जाता है रुदकी को। किसको? रुदकी को। रुदकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से या निम्न में भूगोल वेत्ता कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक कोई थे, क्या थे? भूगोल वेत्ता थे, यानी भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, भूगोल को लिखने का प्रयास किया। ठीक है, तो कौन था? अल ख्वारिज्मी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? यानी जो मोहम्मद साहब थे, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था खादिजा। खादिजा किसकी पत्नी का नाम था? मोहम्मद साहब की। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने दूरबीन और कुतुबनामा का आविष्कार किया? यानी दूरबीन का आविष्कार और कुतुबनामा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था चीनियों के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? जो गजनी एक सल्तनत था, ठीक है, उस सल्तनत की स्थापना कौन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, लुई 14 या लुई 14वां के निरंकुशतम, ठीक है, राजतंत्र को किसने संभव बनाया? देखिए, लुई 14 आ रहा है, तो इसका संबंध कहां से हमारा होता है? फ्रांसीसी क्रांति से होता है, फ्रांस से होता है। ठीक है, तो लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? ठीक है, किसने संभव बनाया था? तो कौन बनाया था? रिशलू और मेराजिन। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? रिशलू और मेजारिन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? यानी जो सामंती व्यवस्था था, उन लोगों का मुख्य आधार जो था वो क्या था? तो उसका मुख्य आधार क्या था? सेवा देना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉन किकजॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33
किसके साथ चित्रण किया गया है, ठीक है, तो वो इसका आंसर होगा नाइटों का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, रोमन चर्च का प्रधान कौन होता था, यानी रोमन साम्राज्य में जो चर्च होता था उस चर्च का प्रधान कौन होता था, किसे माना जाता था, ठीक है, तो चर्च का प्रधान कौन होता था, पोप होता था, ठीक है, जो चर्च में ही रहता था और अपनी जीविका को वहीं से वो चलाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, टाइथ किस प्रकार का कर था। देखो टाइथ क्या था, तो कर था, तो टाइथ किस प्रकार का कर था, कैसा कर था, ठीक है, तो टाइथ जो मुख्यतः कैसा कर था, तो एक धार्मिक कर था, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे, यानी जो धर्म सुधार हुआ, धर्म सुधार आंदोलन के लिए किनके द्वारा प्रथम प्रयास किया गया या प्रथम प्रवर्तक माना जाता है, तो माना जाता है मार्टिन लूथर को माना जाता है, ठीक है, किसके लिए मार्टिन लूथर को माना जाता है, तो धर्म सुधार आंदोलन का सर्वप्रथम प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ उस आंदोलन की शुरुआत जो हुआ वो कहां से प्रारंभ हुई थी, तो इस आंदोलन की शुरुआत जर्मनी से प्रारंभ हुई थी, कहां से, जर्मनी से, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ठीक है, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, तो सबसे छोटी इकाई थी नाइट, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, गुलाबों की लड़ाइयां कहां लड़ी गई, देखिए गुलाबों की लड़ाई, वो नया क्वेश्चन है, ठीक है, गुलाबों की लड़ाइयां कहां लड़ी गई थी, तो ये इंग्लैंड में लड़ी गई थी, कहां, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो गुलाबों की लड़ाई, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे, ठीक है, तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे दांते, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।